स्टूडेंट कैरियर प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो सीटेट की डेट है वो आ चुकी है, उसको निश्चित कर दिया गया है, वो 31 जनवरी है। तो जो सीटेट की डेट मिली है वो 31 जनवरी को पेपर सीटेट का होगा। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस समय स्टूडेंटों की तरफ से कि यह बताइए कि हम किस तरीके से सीटेट की तैयारी करें, किस तरीके से कम समय में हमारा जो सीटेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। जबकि हमको मैथ से भी डर लगता है, इंग्लिश से भी डर लगता है, लेकिन हमारा क्वालिफाई हो जाना चाहिए। तो मैं आपको इसकी कुछ मैजिक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, कुछ इसका ब्लूप्रिंट समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक नंबर ला सकें, या ऐसा क्या है, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको करने के बाद आपको जादुई रिजल्ट मिल सकता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें जो सीटेट है इसका पैटर्न समझना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको सीटेट का पैटर्न समझना पड़ेगा। और अगर कोई मुझसे कहे कि कोई मैजिक ट्रिक कि जिसके आधार पर हम सीटेट निकाल सकें, तो वो है, और वो क्या है, बाल विकास, बाल विकास, बाल विकास। अब जो शिक्षण है वो बाल विकास का ही एक पार्ट है। तो अगर हम मैजिक ट्रिक कहें तो ये क्या है, ये है बाल विकास, बाल विकास, बाल विकास और बाल विकास। तो ये क्या बात है कि बाल विकास, बाल विकास, बाल विकास। अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूं कैसे बाल विकास और बाल विकास से ही आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। मैथ को लेकर या किसी और चीज को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस पैटर्न को समझिए। सबसे अच्छी बात यह है कि जो सीटेट है उसका एक निश्चित पैटर्न है। अगर उसने कह दिया कि यहां से 15 नंबर आने हैं तो 15 नंबर आने हैं, तो यहां पे कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है कि इतने नंबर वहां से आ गए, इतने नंबर वहां से आ गए। तो देखिए सबसे पहले जो चीज है वो क्या है कि इस तरीके से ये आ रहा है, ये हमारे जो सीटेट प्राइमरी, हम यहाँ सीटेट प्राइमरी की बात करेंगे कि कैसे हम सीटेट प्राइमरी को क्वालिफाई कर लें, और वो भी कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक नंबर हमारे आ जाए। इसके बाद फिर हम दूसरी वीडियो में जो बात करेंगे वो सीटेट जूनियर की बात करेंगे। अभी जो बात चल रही है वो सीटेट प्राइमरी की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही है जो वैकेंसी आती है प्राइमरी में वो बहुत आती है, कभी आपकी 50,000 से ऊपर आती है, और जो जूनियर में आने वाली है वो लगभग 4500 इसके आसपास आने वाली है। तो हम यहाँ सीटेट प्राइमरी की बात करेंगे। तो सीटेट जो प्राइमरी है इसमें सब्जेक्ट क्या है कि यहाँ पे आता है आपका बाल विकास, बाल विकास, बाल विकास आता है आपका, और आपकी आती है हिंदी। हिंदी के बाद आपका आता है यहाँ पे आप अंग्रेजी, और अंग्रेजी के बाद जो विकल्प में रहती है वो संस्कृत, और भी रहती है, उर्दू भी रहती है साथ में, आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका पर्यावरण, और पर्यावरण के बाद में एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है जिससे आप लोग बहुत डरते हैं, वो है मैथ। ये मैथ आपका एक बाल विकास, दूसरा हिंदी, तीसरा भाषा अंग्रेजी ले लीजिए या संस्कृत ले लीजिए, और चौथे नंबर पे आता है पर्यावरण जिसको आप लोग ईवीएस कहते हैं, और 5वें नंबर पे आता है मैथ। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तरीका क्या होता है, मुख्य विषय, मुख्य विषय का मतलब मेन विषय जो होता है। दूसरा उसका शिक्षण, दूसरा क्या होता है उसका शिक्षण या जो टीचिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुख्य और आपका ये विषय, मुख्य विषय, मैं ये भी बताऊंगा कि मुख्य विषय क्या होता है, और ये देखिए शिक्षण, ये शिक्षण। तो जो आपका बाल विकास है जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, तो यहाँ पे
क्या होता है कि ज्यादा अंतर नहीं होता है, वो सब एक ही होता है। बाल जो मुख्य विषय है और आपका शिक्षण है वो एक ही है, जो कि 30 नंबर का आ रहा है, जो कि 30 नंबर का आ रहा है। लेकिन वो कर देते हैं 15-15, अगर आप 15 यहाँ माने 15 यहाँ माने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑल ओवर ये 30 नंबर का है। इसके बाद हिंदी का जो मुख्य आता है वो 15 का आता है और जो शिक्षण है वो 15 का आता है। मैं आपको यहाँ ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना किसी मेहनत के केवल एक टॉपिक को तैयार करने के बाद, एक चीज को समझने के बाद बहुत आसानी से आप सीटेट का एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर देंगे। तो इसके बाद जो अंग्रेजी और संस्कृत उर्दू जो भाषाएं होती हैं, इसमें भी मुख्य जो आता है 15 का, और 15 नंबर की इसमें होता है टीचिंग, या इसको हम कहते हैं शिक्षण या पेडागोजी, अलग अलग नाम में पर्यायवाची हैं, बाकी भाषाओं में अंतर है। इसके बाद जो पर्यावरण विज्ञान होता है, इसमें भी 15 नंबर का मुख्य होता है और 15 का शिक्षण होता है। गणित में भी आपका 15 का मेन होता है, 15 का शिक्षण होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि ये आ रहे हैं। अब देखिए यहां पे जो शिक्षण है, अब ये कितने नंबर का हो गया? यहां पे जो शिक्षण है ये 15 15 15 15 और फिर ये 30, ये सब मिला के आपके हो जाते हैं 90 नंबर। ये कितने हो जाते हैं? 90 नंबर। तो इसका मतलब ये है कि जो केवल शिक्षण ही शिक्षण आ रहा है वो 90 नंबर का आ रहा है, और आपको क्वालिफाइंग के लिए कितने चाहिए? 90 नंबर चाहिए, और 90 नंबर का ही शिक्षण आ रहा है। तो एक बात तो तय हो गई, शिक्षण कहो या बाल विकास कहो। अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि शिक्षण और जो जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे 90 नंबर का आपका क्या है? सीधे शिक्षण आ रहा है। अब देखिए कि आप ये तय कर लीजिए कि आपको शिक्षण शिक्षण करना है, फिर ठीक है 30 नंबर का ये हो गया, 15 15 15 15 90। ओके, अब ये चीज देखिए कि हिंदी में जो 15 नंबर में क्या आ रहे हैं? आपठित गद्यांश आ रहे हैं, जो कि 15 नंबर के हैं। आप कितना ही बेकार करेंगे, कितना ही बेकार करेंगे, तब भी आपके हिंदी में आसानी से 10 नंबर आ जाएंगे, जो यहाँ पे 15 नंबर का है। अब बात आई आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज में कुछ नहीं तो आप कितना ही बेकार करेंगे तो भी आप 5 नंबर सीधे कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बिना कंटेंट को पढ़े। आप अगर कंटेंट नहीं भी पढ़ेंगे तो आप 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि लेवल ही कितना सा होता है, लेवल ही कितना सा होता है। लेवल होता है मात्र और मात्र कक्षा 1 से 5 तक का। इस लेवल पे आप 5 नंबर ठीक कर लेंगे। ईवीएस में भी इतना सरल आता है, आपकी जान पहचान के ही वो सारे टॉपिक हैं, और आजकल तो मार्केट में बहुत सी सामग्री भी उपलब्ध है उस पर। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा पढ़ने के बाद आसानी से 10 नंबर उपलब्ध कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और अब बचा मैथ। तो मैथ में यहाँ जो शिक्षण आता है वो तो कठिन नहीं है, अवधारणाओं की समझ, गणित की भाषा आप जानते ही हैं कितना आसान है। बस तो मैथ की पेडागोजी में इतना है कि आप बच्चे को बता रहे हैं, बेटा क्या आपने एक वृत्त को देखा है? क्या आपने वृत्त देखा है? तो बच्चा कहता है नहीं। तो आप उसे बताते हैं कि जिस तरीके से आपकी मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है, मोटरसाइकिल में पहिया होता है, तो वो क्या होता है? गोल होता है, उसको हम वृत्त कहते हैं। तो कहने का मतलब है अवधारणाओं को हमें समझाना है, वो भी छात्र को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप गणित में 15 नंबर का मैथ आ रहा है मुख्य सब्जेक्ट में, वो भी बहुत, उसमें भी कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से उसमें बहुत ही लो लेवल रहता है। आप कुछ नहीं करेंगे तो इसमें से 5 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। आप 5 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। अब ये नंबर कितने हो गए? 10 20 और 10 30। अब ये हो गए 30। अब 90 आपको केवल शिक्षण से मिल गए और 30 नंबर आपने वहां से ले लिए। अब 90 और 30 मिलाने के बाद आपके नंबर कितने हुए? 120। यहां पे आपको 120 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब अगर आप कहेंगे जी हमारे मैथ में तो कतई नहीं आते, तो लीजिए काट दीजिए मैथ का, तब भी तो आपके 115 हो गए। अगर आप यहां मैथ में बेकार कर देते हैं तो भी अगर हम -5 कर दें तो आपके 115 नंबर हो गए। भाई 90 नंबर से तो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने कहा क्या कि बाल विकास और बाल विकास। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बाल विकास और शिक्षण। देखिए बाल विकास क्या है? एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये क्या है? बाल विकास है। इसके अंदर एक छोटा क्या है? शिक्षण है। ये उसके अंदर है। अब ये समझिए कि आखिरकार मेन चीज क्या है? शिक्षण। तो शिक्षण की उत्पत्ति कहां से होती है? अब आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि शिक्षण के, आपको तो पता है क्वेश्चन बहुत है, लेकिन आपको शिक्षण समझ में ही नहीं आता, आपको शिक्षण के कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि जो ये शिक्षण है ये है क्या, और इसकी उत्पत्ति कहां से होती है और कैसे होती है।
इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब ये समझिए कि शिक्षण की उत्पत्ति कैसे होती है, कहां से होती है। तो आपको मैंने बताया कि देखिए हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब तक कारण नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य नहीं होगा। अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो इसका कारण मच्छर है, जिसके कारण उसको मलेरिया होता है। अब हम बात करेंगे शिक्षण की। ये शिक्षण क्या है, कहां से उत्पन्न हुआ है, किससे है। तो शिक्षण जो है वो अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ है। इसका संबंध जो है वो बाल विकास से है। इसका संबंध जो है वो बाल विकास से। अब एक बात मुझे ये बताइए कि जो ये शिक्षण है, ये शिक्षण है किसके लिए? ये शिक्षण जो है वो है किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। शिक्षण जो है वो स्टूडेंट के लिए। ये रहा हमारा स्टूडेंट, इसके लिए है शिक्षण। स्टूडेंट कह लो या आप इसे बालक कह लो, एक ही बात है। या अध्येता कह लो या अधिगमकर्ता कह लो, लौट फिर के है तो बेचारा सब ये, क्योंकि इसके बिना तो सारी कहानी बेकार है। ठीक है, तो ये आपका स्टूडेंट है। अब आपके और यहाँ पे है शिक्षण विधि। तो ये शिक्षण विधि कैसे उत्पन्न हुई है? एकदम उत्पन्न नहीं हुई। सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट था यानी बालक था, तब हमने थोड़ा सा समझा कि इसको कैसे पढ़ाया जाए, उसको किस तरीके से शिक्षण दिया जाए, उसको क्या समझाया जाए। तो जब ये हमने उससे समझाने का टॉपिक किया, आप कभी भी ऐसा करिए, आप कक्षा 3 का स्टूडेंट हो या 4 का स्टूडेंट हो, आप उसे पढ़ाने का प्रयास करिए अपने घर पे ही, अपने फैमिली में कोई भी छोटा सा स्टूडेंट हो, तो देखेंगे कि आपकी भाषा और उसकी भाषा मैच नहीं करेगी। आप जिस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे वो उसकी समझ में नहीं आएगी। तो उसको पढ़ाने की विशिष्ट विधि क्या होती है? शिक्षण होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट था, और स्टूडेंट के बाद आपने क्या करा कि स्टूडेंट का थोड़ा सा अध्ययन किया। किसका? बाल विकास का। बाल विकास का कि स्टूडेंट का जो है वो विकास किस तरीके से होता है। उसकी शैशवावस्था होती है, फिर बचपन अवस्था होती है, फिर बाल्य अवस्था होती है, फिर किशोर अवस्था होती है। इस तरीके से आपने बालक के विकास का अध्ययन किया। जब आपने बालक को आपने उसका विकास समझा, उसको पढ़ा, तो विकास को करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आगे आई विकास में, वो क्या था? विकास के बाद वैयक्तिक विभिन्नताएं। वैयक्तिक विभिन्नताएं। अभी ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। और वैयक्तिक विभिन्नता के बाद यहां नीचे आ जाता है जी पूरा शिक्षण। शिक्षण देखिए, अब आपको ये समझ में आएगा शिक्षण किसके लिए? शिक्षण स्टूडेंट के लिए। पढ़ाना किसको है? स्टूडेंट को है। तो शिक्षण ऐसा क्यों है कि आपको तो जानते ही हैं कि सभी छात्रों में क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, क्योंकि एक छात्र अलग स्टाइल से सीखता है, एक छात्र अलग स्टाइल सीखता है। दोनों छात्र जो हैं वो ऐसा नहीं होता कि एक ही स्टाइल से सीख सके। हर स्टूडेंट का सीखने का स्टाइल अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो आप शिक्षण को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नहीं समझ सकते, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप बाल विकास को नहीं समझते। और बाल विकास समझना किसके लिए जरूरी है? बालक के लिए जरूरी है। अगर आपको स्टूडेंट को पढ़ना है तो आपको बाल विकास समझना पड़ेगा। जब आप बाल विकास समझ जाएंगे तब आप व्यक्तिगत विभिन्नताएं समझने लगेंगे, और जब आप व्यक्तिगत विभिन्नताएं समझ लेंगे तब आपको शिक्षण समझ में आएगा। कुछ लोग डायरेक्ट शिक्षण पे चोट कर देते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट शिक्षण पर स्टूडेंट चोट करते हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, वो इसको नहीं पढ़ो, उसको समझ में ही नहीं आता। क्यों नहीं आता उनको समझ में? भाई वही चीज है, इसके पीछे कारण है। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नहीं समझा, उन्होंने बाल विकास को नहीं समझा। तो जब तक वो ये दोनों चीजें नहीं समझेंगे तब तक वो शिक्षण को नहीं समझ पाएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में भी दो चीजें आती हैं। एक होता है आपका वंशानुक्रम, आप जानते ही हैं वंशानुक्रम। दूसरा होता है वातावरण। तो जब तक आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं में इन दो को नहीं समझेंगे आपको शिक्षण समझ नहीं आएगा। कहने का मतलब ये चैन है, ऐसी चैन है। आप जानते हैं कि शिशु जब तक चलना नहीं सीखता जब तक कि वो बैठना नहीं सीख जाता। शिशु जब तक चलना नहीं सीखता जब तक वो बैठना नहीं सीख जाता। तो शिशु को अगर चलना सीखना है तो उसको पहले बैठना सीखना पड़ेगा। इसलिए आपको अगर शिक्षण सीखना है तो पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जानना होगा कि छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एक वंशानुक्रम बहुत करता है और वातावरण करता है। इसके बाद आपको बाल विकास को समझना पड़ेगा। जब ये पूरा कंबाइंड रूप से आप समझेंगे तभी आपके बाल विकास को शिक्षण समझ में आएगा।
तो ये हो गया आपका बाल विकास, बाल विकास, बाल विकास। कि बाल विकास के अंतर्गत ही शिक्षण आ जाता है, क्योंकि शिक्षण जब तक आप अब पढ़ाने जा रहे हैं, अब आप किसी स्टूडेंट को ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है, वो करके सीखता है, तो आपको उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पता है कि ये करके ही सीखेगा। एक को आप लेक्चर मेथड से पढ़ा देते हैं, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इसको लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो ऐसा सब क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने बाल विकास पढ़ा, आपने उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ी, इसलिए आपको बाल विकास पढ़ाया जाता है। अब दूसरी बात जो कि बहुत से स्टूडेंट और पूछते हैं वो क्या होती है, वो ये कहते हैं कि सर ये पेपर कठिन बहुत आता है, सर ये पेपर कठिन बहुत आता है, और ये इतना कठिन आता है कि हमको समझ में नहीं आता। तो यहां मैं आपको बताऊं कि सीटेट के लिए दो अफवाहें बहुत ही ज्यादा उड़ा रखी हैं। आपने सुना होगा कि स्टूडेंट अक्सर क्या कहते हैं कि सीटेट बहुत कठिन है, सीटेट उन्हें समझ में नहीं आता। और दूसरी बात वो अफवाह क्या उड़ाते हैं कि जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो हमें किसी किताब में नहीं मिलता। इस चीज पे आप विचार करिए, ये बात कितनी सच है, इस चीज पे आप सोचिए, आपको सोचने का समय मिल रहा है, आप सोचिए कि क्या है ये चीज। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दो चीजें कह रहे हैं। एक तो अफवाह, मतलब वो कह रहे हैं कि कठिन हो लग रहा है, कठिन लग रहा है। तो देखिए कठिन है तो कोई ना कोई तो उसके कारण होंगे, कोई ना कोई कारण होंगे, कोई ना कोई समाधान होंगे। तो मैं वो पेपर जो सीटेट का होता है उसके कठिन होने के कारण और उनके समाधान के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि वो ऐसा क्या कहते हैं कि ये पेपर कठिन है। आपने देखा होगा कि जब स्टूडेंट, आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले हो सकते हैं, तो वो दो ही बातें कहते हैं कि क्यों कठिन लगता है। पहली बात कहते हैं कि सभी उत्तर एक से, सभी उत्तर जो थे उनको एक से लग रहे थे। ये आपने बहुत ही आम बात सुनी होगी सीटेट के बारे में, लग रहे थे। अधिकतर बच्चे क्या कहते हैं स्टूडेंट कि सभी उत्तर जो है एक से लग रहे थे। आपने देखा होगा जब भी सीटेट का एग्जाम होता है, चाहे कोई भी हो, वो ये कहता है कि सारे उत्तर एक से लग रहे थे, कोई डिफरेंट नहीं था। दूसरी बात वो क्या कहते हैं, ध्यान करिए आप क्या कहते हैं दूसरी बात वो, कि जो भी प्रश्न आए वो किताबों में नहीं मिलते। कि जो प्रश्न है, प्रश्न किताबों से नहीं आते, कि जो सीटेट के प्रश्न हैं वो किताबों से नहीं आते। एक अफवाह तो वो ये उड़ाते हैं कि सभी उत्तर एक से लग रहे थे, वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कौन सा सही था। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि सारे प्रश्न जो हैं वो किताबों से नहीं आते, सीटेट के प्रश्न किताबों में नहीं मिलते, किस किताब से आते हैं हमें नहीं पता, और इस कारण से वो कहते हैं कि सीटेट का पेपर बहुत कठिन है। आज मैं आपको कारण बताऊंगा कि ये दोनों के क्या कारण है और इनका समाधान क्या है। आप इसको समझें कि सभी प्रश्न एक से लग रहे थे। देखिए प्रश्न के जो उत्तर है सभी उत्तर एक से लग रहे थे। देखिए उत्तर कभी एक नहीं होते हैं, उत्तर अलग ही अलग होते हैं। बहुत बड़ा आयोग है जहां ये सीटेट पास करने के बाद टीचर बनते हैं, वो क्या है, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड है। तो वो जो सीबीएसई हो गया या आपका एक अच्छा बोर्ड है, बड़ा बोर्ड है, तो कभी वो ऐसा नहीं करता कि यहाँ पे वो क्वेश्चनों को कंफ्यूजन करे। लेकिन कंफ्यूजन किस में होता है, हमारे माइंड में होता है। अब मैं बता रहा हूँ कुछ कारण है इस कंफ्यूजन होने के। जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सभी उत्तर उन्हें एक से लग रहे हैं, तो इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है वो ये है कि बेस का तैयार ना होना। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो बेस या आधार नहीं होना। तो जो स्टूडेंट ये बात कहते हैं कि उनको जो सवाल थे, उनके जो आंसर थे वो सब एक से लग रहे थे, तो एक चीज तो तय है कि उनका बेस तैयार नहीं है, उनका आधार तैयार नहीं है। हम तो जानते ही हैं बेस क्या होता है और आधार क्या होता है। बेस का मतलब ये होता है आपको बेसिक नॉलेज देंगे टॉपिक के बारे में। अब आपको यही नहीं पता कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो आप क्या सवाल को समझ पाएंगे, क्या हल कर पाएंगे? क्योंकि वो उधर कहता है शारीरिक विकास, शारीरिक वृद्धि, आपको यही नहीं पता कि शारीरिक वृद्धि क्या है, शारीरिक विकास क्या है। तो जब आप ये जान जाते हैं कि वृद्धि जो होती है वो शरीर में होती है, शरीर के भार में होती है, केवल उसको वो शरीर में ही होती है, और जो विकास होता है वो गुणों में होता है। गुण क्या है
किसी की भाषाई संबंधी गुण है तो उसको हम कहते हैं भाषाई विकास। किसी का संवेगात्मक विकास, वो बहुत अच्छे से चीजों को क्या कर रहा है कि अगर कैसी परिस्थिति आ रही है उसमें घबरा नहीं रहा है। उसका संज्ञानात्मक विकास, उसका मानसिक विकास। तो जैसे ही आपको बेस क्लियर होता है तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं लगता। तो जो लोग कह रहे हैं कि सभी उत्तर एक से लग रहे हैं, उसका कारण यही है कि उनका बेस तैयार नहीं। तो पहले आप बेस तैयार करें, और बहुत अच्छे से करें। और इसके बाद में दूसरी चीज जो आती है उसे हम कहते हैं फ्रेश नॉलेज। ये फ्रेश नॉलेज क्या होती है? फ्रेश नॉलेज का मतलब ये होता है कि कई लोग बेस तैयार तो कर लेते हैं, समझ भी दिया, लेकिन वो इतना कचरा अपने माइंड में भर लेते हैं। कचरे का मतलब ये, उन्हें अरिहंत की बुक मिली, वो अरिहंत से भी पढ़ लिए। उनको एक पब्लिकेशन की बुक और मिली, वो उससे भी पढ़ लिए। उनको कुछ किसी कोचिंग के नोट्स मिल गए, वो उससे भी पढ़ लिए। और उसको जहां से सामग्री मिली वो वहां से पढ़ लिए। तो इसको लेने से क्या होता है कि फ्रेश नॉलेज नहीं आ पाती और हमारे माइंड में सारी खिचड़ी हो जाती है, जिसके कारण हमारे कंफ्यूजन और बढ़ जाते हैं। इसलिए आप जिस बेसिक किताब से पढ़ें या जिस भी मूल किताब से पढ़ें, उसको कतई फ्रेश नॉलेज उससे हासिल करें। और फ्रेश नॉलेज का मतलब ये है, अब लोग कुछ कहेंगे कि कैसे फ्रेश नॉलेज होगी, तो इसके कई टेक्निक हैं। आप अपने माइंड में उस कॉन्सेप्ट का फर्मा तैयार करें। बहुत से मेथड है, आप तो शिक्षक बनने वाले हैं। रैम्स मेथड है, माइंड प्लेस मेथड है। कौन सा है? माइंड प्लेस मेथड है, माइंड मैपिंग मेथड है। इन मेथडों का आप इस्तेमाल करते हुए अपने माइंड में अपना बेस तैयार करिए। तो जब आपका बेस तैयार हो जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपका बेस 60% भी तैयार हो गया, आप उसमें से कुछ क्वेश्चनों को गलत करके सही आंसर को क्लिक कर देंगे और भाई आपका आंसर सही होगा। तो एक चीज तो आप समझ गए कि क्यों एक से लगते हैं, क्योंकि हमारा बेस नहीं होता, हमें फ्रेश नॉलेज नहीं होती। हम फर्मे का मतलब मैं और समझाऊं, फर्मे का मतलब है कि किसी भी टॉपिक को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा समझना। ऐसा नहीं कि जैसे आपको पढ़ा दिया, आज व्यवहारवाद पढ़ा दिया, फिर उन्होंने आपको संज्ञानात्मक बात पढ़ा दिया। आपको पता होना चाहिए कि जो मनोविज्ञान है उसके 7 प्रमुख दृष्टिकोण है। कितने? 7 प्रमुख दृष्टिकोण हैं, जिनमें से जो 5 हैं वो महत्वपूर्ण हैं और जो 3 हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक समग्र जानकारी होनी चाहिए, आपको एक समग्र जानकारी कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए कि कहां इसका सिर है कि कहां इसका पैर है। तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप उसको फर्मा बनाइए, आप उसको अपने हिसाब से सेट करिए। तो एक चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज जो है कि पियर्सन किताब से नहीं आते। ये क्या बात है? पियर्सन किताब से नहीं आते। हाँ बिल्कुल सही है, नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि आपको जो पियर्सन आते हैं वो चिंतन स्तर से आते हैं। कहां से आते हैं? चिंतन स्तर। जो पियर्सन आते हैं वो चिंतन स्तर से आते हैं और अनुप्रयोग से आते हैं। अनुप्रयोग से आते हैं। आपको अपना ज्ञान जो है जब आप चिंतन स्तर पर ले आएंगे और अनुप्रयोग करने लगेंगे तो आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगी कि प्रश्न, सही बात है कि ज्ञान से नहीं चिंतन से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपसे पूछते हैं कि एक शिक्षिका है, वो अपने बच्चों को एक एक्टिविटी कराती है। क्या एक्टिविटी कराती है? कुछ चीनी के दाने लेके आती है जो कि फर्श पे डाल देती है और अपने छात्रों से कहती है आप चींटी के आने का इंतजार करें और इसके बाद आप बताइए इसे पूर्ण सार्थक रूप कैसे प्रदान किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये किस किताब मिलेंगे? ये चिंतन स्तर पर आधारित होते हैं। ये अनुप्रयोग आपने देखा होगा, जब आप घी बनाते हैं पहले आप क्रीम लेके आते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, कुछ 4-5 दिन का प्रोसेस। इसके बाद उसमें से मक्खन अलग करते हैं और जो और सामग्री होती है उसको अलग करते हैं। इसके बाद उस मक्खन से आप घी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या चाहिए? बहुत ही निष्कर्ष चाहिए, सेंट्रल आइडिया चाहिए। आपने पढ़ा होगा है सेंट्रल आइडिया, वो चीज है सेंट्रल आइडिया या चिंतन स्तर। अब मैं आपको समझाता हूं बहुत ही सरल भाषा में कि ये अनुप्रयोग या चिंतन स्तर क्या होता है और आप इस चीज का समाधान कैसे करें। मैं कारण भी बताऊंगा आपको और इसके साथ में इनका समाधान भी बताऊंगा। 2 कारण कि सभी उत्तर एक से लगते हैं। पहली प्रॉब्लम ये, और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो प्रश्न है वो किताबों से नहीं मिलते। हाँ बिल्कुल सही, वो किताबों से नहीं मिलते। तो आखिर हम उनको कैसे तैयार करें या उन प्रश्नों को कैसे हम कंप्लीट करें। अब मैं चीज समझा रहा हूं। देखिए कोई भी टॉपिक होता है, ठीक है, वो टॉपिक एक बार में तैयार नहीं होता और उसके कई स्तर होते हैं, जिसमें जो पहला स्तर होता है वो ज्ञान स्तर होता है, ज्ञान स्तर। दूसरा अवबोध स्तर। दूसरा स्तर कौन सा होता है?
अवबोध स्तर होता है। अवबोध का मतलब तो आप जानते ही होंगे, अवबोध क्या है, अंडरस्टैंडिंग, कि आप कितना समझ रहे हैं, आपका अवबोध स्तर। तीसरा स्तर जो होता है वो चिंतन स्तर होता है, चिंतन स्तर होता है। और चिंतन स्तर के बाद आता है अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। अब आपने करा क्या, आपने टॉपिक तो यहां पढ़ा, आपने टॉपिक यहां पढ़ा और क्वेश्चन जो आ रहा है वो यहां से आ रहा है। अब आपको इस नॉलेज का प्रोसेस करते हुए वहां तक पहुंचना पड़ेगा। जब आप प्रोसेस करते हुए वहां तक जाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आखिरकार ये क्या है। तो हम बात कर रहे थे कि ज्ञान और अवबोध, चिंतन स्तर, अनुप्रयोग। प्रश्न जो आ रहे हैं वो यहां से आते हैं, प्रश्न आपके यहां से आते हैं और आप पढ़ के जाते हैं यहां पे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ये पूरा एक प्रोसेस है। इसको मैं आपको समझा रहा हूं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। आपने मान के चलो कि आपने एक विधि सीखी, कौन सी विधि, खेल विधि के बारे में पढ़ा, खेल विधि, आपने इस विधि के बारे में पढ़ा। ये आपके टॉपिक में भी है कि आपको खेल विधि के बारे में जानकारी करना है। आपने खेल विधि याद कर ली, क्या कि खेल विधि किसने करी, क्रॉडवेल कुक ने। इसके बाद इसके अंतर्गत कुछ विधियां आती हैं, जैसे मॉरियो मॉन्टेसरी की विधि हो गई, प्रोजेक्ट विधि हो गई, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप ये देखिए, खेल विधि तो आपने समझ ली, अब आपको अवबोध समझना है। क्या समझना है कि खेल विधि आखिरकार स्टूडेंट के लिए, जो छोटे बच्चे थे उनके लिए क्यों बनाई गई। तो जब आप इन चीजों पे समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो खेलना होता है, जो बच्चों की मूल प्रवृत्ति होता है, बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है, बच्चे नहीं पढ़ेंगे लेकिन उनको खेलना अच्छा लगता है। तो जब उनको खेलना अच्छा लगता है तो उनको जो सिखाएंगे वो किसके माध्यम से, खेल विधि के माध्यम से। तो अगर इतनी बात आप जान लेते हैं तो ये आपका अवबोध हो गया कि आपने इस टॉपिक को यहां पे समझ लिया, इसका अवबोध कर लिया। इसके बाद आपने चिंतन किया। चिंतन में क्या होता है कि आप बालक, आपने देखा कि आपने बच्चों को खेल विधि के माध्यम से माना गिनती सिखाना है या ज्यामिति की आकृतियां सिखाना है, तब आप सोच रहे हैं कि देखो कितना अच्छा रहेगा कि बच्चों को हमने, अगर जो हम खिलौने लाके दे देंगे बच्चों को सीधे और खिलौने के बाद पूछेंगे कि बेटा ये आकृति किस चीज की है, ये आकृति किस चीज की है, तो ये बेहतर नहीं रहेगा। बेहतर क्या रहेगा, चिंतन स्तर पे आपने उस टॉपिक में चिंतन किया कि यदि मैं बच्चों को किले ला दूं, किले का मतलब मिट्टी ला दूं, तो उस मिट्टी में बच्चे पानी मिला के उसकी गोलियां बनाएंगे। गोली मिलाने के बाद उन गोलियों को गिनती करके सीखेंगे गिनती, उन गोलियों से घटाना सीखेंगे कि भाई 5 गोली आपके पास है बेटा और 4 गोली आपके पास हैं। अब 5 इनमें से आप क्या करो कि आपके पास गोलियां हैं, दोनों जोड़ दो कि 5 आपके पास है, 4 इनके पास है। अब बताओ दोनों के पास कितनी हो गई, तब आप कहेंगे कि इनके पास जो है वो 9 गोली हो गई। तो इस तरीके से आपने चिंतन किया और अनुप्रयोग में यही आपने जाकर प्रैक्टिकल कर लिया। तो जो भी टॉपिक आपको सीखना है उसको प्रैक्टिकल तक लाना है। अगर आपने व्याख्यान विधि, जिसको लेक्चर मेथड कहते हैं, उसकी थ्योरी की क्लास ले ली, उसके नोट्स बना लिए, तब आपको उस पर क्या करना है, चिंतन करना है कि आखिरकार अवबोध ये किसके लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो सुन के समझ लेते हैं, जो सुन के सीख लेते हैं, और जो बड़े से बड़े टॉपिक होते हैं, बहुत बहुत बड़े सारांश होते हैं, उनको छोटी भाषा में थोड़ा छोटे करने में हम कैसे उसको समझाएं। ये आपने इस चीज को समझ लिया। अब चिंतन, आप चिंतन कर रहे हैं कि अगर लेक्चर मेथड में मैं थोड़े से TLM बढ़ा दूं या दृष्टांत बढ़ा दूं या कुछ बच्चों को ऐसी चीजें दिखाऊं तो ये मेथड और अच्छा हो जाता है। इसके बाद आप उसी का जाके कक्षा में प्रयोग कर रहे हैं। तो जब आप प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वो चीज आपका प्रैक्टिकल हो जाएगी और पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपको क्या करना है, अवबोध स्तर तक आना है। मैं और सरल भाषा में समझाऊं। और सरल भाषा क्या होती है कि अगर हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं तो अगर एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि महात्मा गांधी का बच्चे ने पाठ पढ़ा कि भाई महात्मा गांधी कहां पैदा हुए, महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ, तो आप कहेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ। तो ये आपके ज्ञान का स्तर है, ये आपके ज्ञान का प्रश्न है। अब आप ये पूछेंगे कि महात्मा गांधी का जो आंदोलन है वो दूसरे लोगों से किस प्रकार भिन्न है, तो आप कहेंगे कि वो अहिंसा के पुजारी थे। तो ये आपका अवबोध हो गया कि यह आपका अवबोध हो गया, आपने अंडरस्टैंडिंग किया, आपने उनको समझा। लेकिन अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि यह बताइए जो महात्मा गांधी हैं उनके जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो यह आपका चिंतन इस तरह क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन यहां से भी आते हैं और आपके प्रश्न यहां से भी आते हैं।
प्रश्न यहां से भी आते हैं। और इसके बाद अनुप्रयोग की महात्मा गांधी की जो शिक्षाएं हैं उनको आप अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, किस तरीके से उनको अपने जीवन में ऐड करेंगे ताकि आपका जीवन भी बेहतर हो जाए, ये अनुप्रयोग है। अब प्रश्न तो यहां से भी आ रहे हैं, प्रश्न यहां से भी आ रहे हैं और प्रश्न यहां से भी आ रहे हैं। तो अब आपने देखा होगा कि आप कोई भी जो स्टूडेंट जो सीटेट में फेल होता है उसके भी 70 भी आते हैं, किसी के 80 भी आते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमारा 2 नंबर से रह गया, हमारा 4 से रह गया या हमारा 8 से रह गया। क्यों? क्योंकि ब्लूप्रिंट का एक नियम है, ब्लूप्रिंट का एक नियम है सीटेट का कि जो 30% क्वेश्चन हैं वो ज्ञान स्तर से आएंगे, 30% अवबोध स्तर से आएंगे 30%, और जो 30% होंगे वो चिंतन स्तर से आएंगे, 10% प्रयोग से। तो जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं लेकिन तब भी तो उनके 70-80 नंबर आते हैं, वो ऐसे ही आते हैं कि वो ये भी कर लेते हैं ज्ञान वाले, वो बोध के भी कर लेते हैं लेकिन वो चिंतन में, अंडरस्टैंडिंग में फंस जाते हैं। तो ये एक कारण है। अब ये एक कारण है कि ये इनको क्या प्रॉब्लम आती है। अच्छा, जब हम अपने स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं तो उनको यहाँ तक लेके आते हैं पूरी तरह से कि किस तरीके से वो उस पर उसको चिंतन कर सकें, उसको प्रैक्टिकल कर सकें और किस तरीके से उनको समझ सकें। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो गई, इसका समाधान यही है कि आपको ऐसा पढ़ना है कि चिंतन स्तर तक लाना है। अब चिंतन स्तर तक लाना है। और दूसरी इसी चीज में जो दूसरी प्रॉब्लम है वो भाषा की है। आपने कहा ना कि सवाल जो हैं वो किताब में नहीं मिलते। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें इस चीज पे विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी चीज में मैंने बहुत विस्तार कर दिया, बहुत इस वीडियो को लंबा खींच दिया, तो प्रॉब्लम ये होगी ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी या 1.5 घंटे की हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज से, क्योंकि ये अपने आप में एक समग्र टॉपिक है जो कि पूरा सीटेट के प्राण हैं कि पूरा सीटेट का गेम आखिरकार है तो है क्या। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको टॉपिक समझाऊंगा, टॉपिक को पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा कि उसमें क्या ज्ञान स्तर है, क्या अवबोध है, क्या चिंतन है। इसके बाद जो इसी चीज में जो मैं बता रहा था कि प्रश्न जो है वो छात्रों की किताब से नहीं आते, एक चीज और होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं भाषा, उसे कहते हैं हम भाषा। तो भाषा में क्या होता है कि ऐसे हमको देखिए, भाषा को समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगी। आपने विदेशी भाषा की फिल्में तो देखी होंगी, कई विदेशी भाषा की फिल्में या विदेशी फिल्में मैं कहूं तो वो फिल्में आपको खूब समझ में आती हैं। क्यों? क्योंकि वो डब की हुई होती हैं हिंदी भाषा में। यहां तक कि जो दक्षिण भारत की फिल्में होती हैं, जो साउथ की फिल्में कहते हैं, तो वो भी आपको खूब समझ में आती हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदी भाषा में डब होती हैं। अगर वो फिल्म हिंदी भाषा में डब ना हो, उनकी मूल भाषा में हो, तो आप कैसे समझेंगे? आपको समझ में नहीं आएगी। जबकि पता आपको सब है कि जो फिल्म में वो स्टोरी होती है कि एक हीरो होता है, एक विलेन होता है और फिर वही सारी एक्टिविटी, लगभग अधिकतर फिल्मों की स्टोरी एक सी रहती है, वो भी उसमें कैटेगरी के हिसाब से बट जाती है, आपको खूब समझ में आती है। लेकिन अगर भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो आपके लिए पूरा व्यर्थ है। तो यहाँ पे भी जो मेन खेल है वो भाषा का है। आपको नॉलेज पूरी होती है, आपको ज्ञान पूरा है, लेकिन भाषा जो होती है वो आपको नुकसान कर देती है। जब भाषा आपकी समझ में नहीं आती तब आप क्वेश्चन का आंसर जो है नहीं समझ पाते। अच्छा, ये भाषा से क्या प्रॉब्लम आ जाती है? इसलिए आती है क्योंकि जो सीटेट का पेपर बनता है वो अंग्रेजी भाषा में बनता है, अंग्रेजी भाषा में, और इसकी ट्रांसलेशन की जाती है हिंदी में। तो जब ट्रांसलेशन अंग्रेजी की हिंदी में होती है तो क्या होता है? तो यह होता है कि जो हिंदी है वो अपनी, इसका अपना शब्द अर्थ नहीं है। 80% जो शब्द हैं इसके वो किस भाषा के हैं? वो संस्कृत भाषा के हैं। जैसे आपको भी मैं शब्दों के बारे में बताऊंगा, किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के हैं। आपने एक शब्द सुना होगा कि ये हिंदी का कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। तो हिंदी का कैसा है? तत्सम। मतलब हिंदी में 80% शब्द जो हैं संस्कृत के हैं, वो ही संस्कृत के शब्द इस भाषा में प्रयोग होते हैं, जिसके कारण इसकी भाषा बहुत कठिन हो जाती है। कई बार आपको क्वेश्चन भी पता होता है, क्वेश्चन का आंसर भी पता होता है, लेकिन भाषा के चक्कर में आप फंस जाते हैं और भाषा को ना समझने के कारण आपकी को जो क्वेश्चन है समझ में नहीं आता और आपका गलत। कई ऐसे शब्द हैं, मैंने उन शब्दों की लिस्ट बनाई है, ज़्यादा नहीं है, वो टोटल शब्द 205 हैं। वो टोटल शब्द सीटेट में ऐसे 205 हैं। अगर वो शब्द आप सीखें तो आप कर लेंगे। तो इसके नेक्स्ट बाद में जो वीडियो बनेगी वहां पे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि आखिर यार ये चिंतन स्तर, अनुप्रयोग, ज्ञान, भाषा कैसे प्रभावित करती है आपको, और आप इस चीज का समाधान किस तरीके से करेंगे, आप इस चीज का समाधान किस तरीके से करेंगे।
क्योंकि वीडियो अगर इसी वीडियो में मैं ऐड कर दूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा तो इन दोनों का मैं समाधान कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों तक, जो लोग सीटेट करना चाहते हैं, उन तक ये बात ये इस वीडियो को आप पहुंचा दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम दिवाली और नव वर्ष के अवसर पर आपको एक धमाकेदार गिफ्ट देने वाले हैं। दिवाली और जो नव वर्ष है, इसके अवसर पर एक धमाकेदार गिफ्ट देने वाले हैं। तो वो धमाकेदार गिफ्ट क्या होगा वो भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि वो आपके लिए किस प्रकार से विशिष्ट है। और ये पीलीभीत वालों के लिए ही है, क्योंकि यह जो हमारी एकेडमी है, स्टूडेंट कैरियर प्लस एकेडमी, ये पीलीभीत में है। और पीलीभीत के स्टूडेंटों के लिए, चाहे वो टेट सीटेट के हो, चाहे वो किसी भी भर्ती परीक्षा के हों, कंपटीशन करने वाले स्टूडेंट हो, रेलवे के हों, एसएससी के हों, लेखपाल के हों, यूपीएसआई के हों, पुलिस के हों, वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, सुपर टेट के हों, टेट के हों, उनके लिए ये एक विशिष्ट प्रकार का धमाका गिफ्ट है। और ये एक बड़ा गिफ्ट है और ये स्पेशल आप लोगों के लिए है। आप लोग इसको पूरी तरीके से इसका फ़ायदा उठाएं। और अगर आप ये उत्सुकता बढ़ रही है तो आप अगली वीडियो देखेंगे, लेकिन बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं, ये एक धमाकेदार गिफ्ट है और जिसका मतलब है फ्री फ्री और फ्री। आपको कुछ फ्री में मिलने जा रहा है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जो बैच चलाते हैं वो पूर्णतः गारंटी बैच चलाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि पूरी गारंटी ली जाती है आपके टेट सीटेट की, लेकिन गाइडेंस और काउंसलिंग जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर किसी को कोई भी समस्या है तो वो हमारे यहाँ आ सकता है, किसी प्रकार की गाइडेंस ले सकता है। और जब मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा उसमें इसके समाधानों को और मैं विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद।